जादुई धान की खेती। एक बार की बात है, सोनपुर के एक छोटे से गांव में हरी अपनी पत्नी शांति और 2 बच्चे टिंकू और सचिन के साथ रहता था। हरी पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीब था, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का कोई भी साधन नहीं था। बस उसके पास उसके पिता के द्वारा दी गई एक छोटे से जमीन का टुकड़ा था, जिस पे खेती करके अपना और अपना परिवार का भरण पोषण किया करता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन हरी की पत्नी को बहुत तेज बुखार था। हरी के पास उसका इलाज कराने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे, जिस कारण वह अपने पड़ोसी से कुछ पैसे मांगने गया। भैया, अरे ओ भैया रामलाल, घर में हो क्या? जरा गेट तो खोलना। अरे आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। अरे हरी, तुम यहाँ, बोलो क्या बात है? क्या बताओ रामलाल भैया, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। साफ साफ बोलो, क्या बात है? भैया, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है और मेरे पास उसका इलाज कराने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। ओह अच्छा, तो तुम पैसे मांगने आए हो? अरे हरी, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, नहीं तो मैं तुम्हारा मदद जरूर करता। मुझे क्षमा करना हरी। ठीक है भैया, मैं कहीं और देखता हूँ। हरी वहाँ से चला जाता है और गांव के एक जमींदार के पास जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह जमींदार से मिलता है। अरे हरी, तुम बताओ कैसे आना हुआ? और सब ठीक है ना? सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है। उसके इलाज के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे देते, जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं। उसके बाद मैं आपका पैसा जल्दी वापस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझे मेरे पैसे जल्दी वापस कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गांव में सबसे ज़्यादा गरीब हो। ऐसे में मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं? मालिक, मेरे ऊपर आप विश्वास कीजिए, मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दिए, और अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सके तो मैं तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा कर लूँगा। नहीं तो समय पे पैसे दे देना हरी। ठीक है मालिक, मैं आपका पैसा जल्द ही वापस कर दूंगा। हरी जमींदार से पैसे लेकर अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गया। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई। एक दिन हरी अपने खेतों पे काम कर रहा था कि तभी वहां से जमींदार गुजर रहा था। जमींदार हरी के पास गया। प्रणाम सेठ जी। ठीक है। और हरी, क्या हो रहा है? सब ठीक है ना? जी सेठ जी, सब ठीक है। और तुम्हारी पत्नी का इलाज सही से हो गया ना? जी सेठ जी, आपकी कृपा से अच्छे से इलाज हो गया, नहीं तो ना जाने क्या होता। तो भाई हरी, मेरे पैसे कब लौटाओगे? याद है भी या नहीं? मुझे याद है सेठ जी, मैं ये सब्जी बेचकर आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है हरी, जल्द ही मेरा पैसा वापस कर देना, नहीं तो याद है ना क्या वादा किए हो तुम? यह कहकर जमींदार हरी के खेत से चला जाता है। इधर हरी
अपना खेत का सारा काम निपटा कर शाम में घर वापस आ जाता है। अजी, सब ठीक है ना? आप क्यों परेशान हो? क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं जमींदार का पैसा वापस करूंगा। क्या बात हुई, आप मुझे बताइए। आज जमींदार खेत पे आया था और बोला मेरे पैसे कब वापस कर रहा है, और कहा अगर नहीं दे पाया तो अपना ज़मीन भूल जाना। और तो और हमारे खेत में फसल भी थोड़े से होता है, जिसे बेचकर भी सेठ का पूरा पैसा वापस नहीं किया जा सकता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। भगवान हम सब की मदद करेंगे। इस बार आप खेत का फसल को बेचकर जमींदार को पैसे दे दीजिए। वैसे भी अभी घर में थोड़े बहुत अनाज पड़े हुए हैं, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है शांति, मैं कल ही सारा फसल बेच देता हूँ और दूसरी फसल का तैयारी करता हूँ। अगले दिन हरी अपने खेत का सारा फसल तोड़कर बाजार में बेचने चला गया। हरी शाम तक में सारा फसल बेच देता है। उस फसल के हरी को बहुत कम पैसे मिलते हैं। पैसे लेकर वह अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन हरी फसल के पैसे ले जाकर जमींदार के पास गया। आओ हरी, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं आपका पैसा वापस करने आया हूँ, लेकिन सेठ जी मैं आपका आधा पैसा ही अभी दे पाऊंगा, बाकी का मैं आपको जल्द ही वापस कर दूंगा। ठीक है हरी, दे दो, लेकिन बाकी का पैसा भी जल्दी वापस कर देना। ठीक है सेठ जी, मैं पैसे का बंदोबस्त कर रहा हूँ। हरी जमींदार को पैसे देकर घर वापस आने लगता है। तभी रास्ते में उसे पश्चिम गांव का एक आदमी मिल जाता है। अरे भाई हरी, तुम इधर कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, बस जमींदार के पास गया था उधार के कुछ पैसे वापस करने, वहीं से मैं अब घर जा रहा हूँ। और किशोर भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था और तुम यहाँ मिल गए, अच्छी बात है। बताओ क्या बात है, चलो घर पर ही बात कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया था, वो मेरे घर में पूजा है, तुम अपने सारे परिवार के साथ आना और खाना पीना उधर ही रहेगा तुम लोगों का। ठीक है भैया, मैं जरूर आऊंगा। हरी जल्दी से अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। शाम को हरी और उसके पूरे परिवार मिलकर पश्चिम गांव की तरफ जाने लगते हैं। पश्चिम गांव जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल आता है, जिसे पार करके ही पश्चिम गांव जाया जाता है। हरी उस जंगल के बीच में पहुंचा ही था कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। हरी देखा तो उसे एक साधु आवाज दे रहा था। बेटा हरी, इधर आओ। हरी साधु से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। फिर हरी साधु के पास गया और प्रणाम किया। महाराज जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम हमेशा परेशान रहते हो क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल बहुत कम होते हैं और गांव में तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है और तुम्हारे परिवार को एक समय का खाना भी सही से नसीब नहीं होता है। हरी साधु से अपने बारे में इतना सुनते ही साधु से बोला, महाराज जी, अब आप ही बताएं, अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो बेटा, ये लो,
इसे तुम अपने खेतों में लगा देना, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। साधु इतना कहकर वहां से जाने लगता है और हरी उस पोटली को हाथ में पकड़े सोचने लगता है, इस पोटली में आखिर क्या हो सकता है। इसे लेकर हम घर चलते हैं, फिर देखेंगे कि इस पोटली में क्या है। इससे पहले हम पश्चिम गांव चलते हैं, नहीं तो वापस लौटने में देर हो सकती है। इसके बाद सभी लोग पश्चिम गांव चले गए और ज्यादा रात होने से पहले हरी और उसके परिवार वाले सभी घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन हरी उस पोटली को निकालता है जो जंगल में उसे एक साधु ने दिया था। उस पोटली के अंदर धान के कुछ दाने थे, जिसे हरी ले जाकर अपने खेतों में छींट देता है। कुछ दिनों बाद जब धान के खेत को देखने जाता है तो अपने खेत को देखकर हरी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार उसके खेत में पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा फसल आया था। हरी जल्दी से अपने घर आया और अपनी पत्नी को इस बारे में बताया, जिसके बाद हरी और उसकी पत्नी मन ही मन उस साधु को प्रणाम किया। कुछ दिनों बाद धान का फसल काटकर उसे अपने घर ले आया और जब उस धान के अंदर से चावल निकाला जाता है तो उसे देखकर हरी और उसकी पत्नी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस धान के अंदर जो चावल निकला था वो कोई मामूली चावल नहीं था, बल्कि वो सुनहरा चावल था, जिसे वो संभाल कर रख देता है और थोड़ा थोड़ा उस चावल को बेचकर जमींदार और गांव के सभी लोगों का कर्ज चुका देता है। और देखते ही देखते वह अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और गांव में सभी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद भी करता है। हरी और उसकी पत्नी उस साधु को मन ही मन धन्यवाद करता है। एक गांव में एक हरी नाम का व्यापारी रहता था। उन्होंने ऊंट खरीदने के लिए एक बाजार में गया और उसे एक ऊंट पसंद भी आ गया। अरे ओ बाया, इस ऊँट के क्या भाव लगाए हो? बहुत कम कीमत है सेठ जी, जो आपको अच्छा लगे दे दो। अच्छी बात है। व्यापारी हरी ऊंट वाले को पैसे दिए और ऊंट को लेकर अपने घर आ गया। व्यापारी हरी के पास एक बड़ा ही खास नौकर था जो उसका सारा काम संभालता था। जब नौकर को यह बात पता चली कि उसके घर एक नई ऊंट आई है तो वह खुश होकर उस ऊंट की काठी उतारने गया। काठी उतारते ही नौकर चौंक गया, क्योंकि काठी के नीचे एक मखमली थैली मिली थी। नौकर दौड़ के मालिक के पास गया और कहने लगा, मालिक मालिक, आप सिर्फ ऊँट नहीं लाए हो, आप तो साथ में मखमली थैली में बहुत सारे हीरे भी लाए हो। क्या कह रहे हो? लाओ, इस थैली को वापस बांधो, इसको मैं दे के आता हूँ। नौकर सोचने लगा, कितना बेवकूफ मालिक है, मालिक अच्छे खासे माल के साथ वापस जा रहा है। व्यापारी ने वह मखमल की थैली ली और लेकर वापस उस बाजार में गया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब वो ऊँट वाला मिला तो कहा, बाया, वो जो ऊँट था उसकी काठी के नीचे यह मखमली थैली थी जिसमें बहुत सारे हीरे थे। ये मैं आपको लौटाने आया हूँ। क्या बात है, ये तुम्हारे साथ चला गया था? तभी तो मैं सोचूं कि मिल क्यों नहीं रही है। लाओ तो। हरी ने थैली दे दी और ऊँट वाला बड़ा खुश हुआ। क्या बात है, बहुत ईमानदार आदमी है जिसने लौटा दी। भाई, मैं अपनी तरफ से हीरा देना चाहता हूँ। आप इन कीमती पत्थर में से कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस लौटाने आया हूँ। रखना पड़ेगा, आप रख लो।
मैं पहले ही 2 हीरे अपने पास में रख चुका हूँ। जैसे ही उस ऊँट वाले ने यह बात सुनी, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। इसने पहले ही 2 हीरे अपने पास रख लिए। फिर भी उसने थोड़ा सोचा, अपना गुस्सा शांत किया और उस मखमली थैली से सारे हीरे निकालकर गिनना शुरू कर दिया कि सारे हीरे पूरे हैं या नहीं हैं। हीरे गिनने के बाद सौदागर ने कहा, अरे ये तो पूरे हीरे हैं। आप क्या कह रहे हो? ये तो पूरे हीरे हैं। आपने कौन से 2 हीरे अपने पास रख लिए? मैंने सबसे अनमोल 2 हीरे अपने पास रख लिए। पहला ईमानदारी और दूसरा अपना आत्मसम्मान। सौदागर यह सुनकर उसका दास बन गया। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा मदन गोपाल नाम का आदमी रहता था। मदन अपने बेटे छोटू से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि छोटू बहुत ही नालायक और कामचोर था। वह कोई भी काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमता रहता था। एक दिन मदन गोपाल ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहा, बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। छोटू घर के अंदर चला गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। उसके पिता मदन गोपाल ने उससे कहा, अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार ले जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिले उसे तुम बस इस घड़ी की कीमत पूछना। छोटू थोड़ा सोचा और फिर उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। छोटू ने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछने लगा। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000, तो किसी ने 800 बताई। सभी लोग ने उस लड़की को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। छोटू अपने पिता के पास वापस आया और उसने उसे कहा, पिताजी, सभी लोग ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000, तो किसी ने 800 बताई है। मदन गोपाल सब सुनकर अपने बेटे से कहा, बेटा, ठीक है, अब इस घड़ी को तुम अलमारी में रख दो। अगले दिन फिर मदन गोपाल ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। छोटू फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। बेटा, जाओ और तुम आज इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। छोटू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह लड़का घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज समय की कीमत पूछ रहा है। बहुत सारे लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोगों ने उस पर हंसने लगे। अब छोटू परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है और उससे भी यही सवाल दोबारा करता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़की का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपया देकर भी अपनी जिंदगी का 1 सेकेंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों से गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथों में होता है। सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, अमीरों के पास भी और गरीबों के पास भी।
बस ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। बूढ़ी की इतनी बात सुनते ही छोटू की आँख खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर वह अपने पिता के पास उस घड़ी को लेकर गया और उससे सारी बात बताई। और उस दिन के बाद उस लड़के की जिंदगी बदल गई।